गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्लांट पैथोलॉजी पर ई लेक्चर्स की श्रृंखला में अब तक आप कवकों के द्वारा उत्पन्न होने वाले पादप रोगों का अध्ययन कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम एक बैक्टीरियल डिजीज या जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग सिट्रस कैंकर का अध्ययन करेंगे। यह रोग नींबू या सिट्रस वंशीय पौधों में होने वाला रोग है। इसके होस्ट के रूप में कार्य करने वाला प्लांट है कागजी नींबू या सिट्रस ओरेंटिफोलिया, जो कि फैमिली रूटेसी का सदस्य है। यह रोग नींबू उत्पादक सभी देशों में पाया जाने वाला जीवाणुविक या बैक्टीरियल रोग है, जो कि कुछ देशों जैसे कि भारतवर्ष, चाइना, जापान, जावा, इंडोनेशिया एवं म्यांमार में महामारी के रूप में फैलता है। अब हम बात करते हैं इस रोग के रोग कारक की। रोग कारक के रूप में पाया जाने वाला जीव है बैक्टीरियम। तो इस प्रकार यह जीवाणु ज़ैंथोमोनाज सिट्राई के द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग है। ज़ैंथोमोनाज सिट्राई को स्यूडोमोनाज सिट्राई के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, जो कि मोनोट्राइकस तथा कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया के रूप में पाया जाता है। छड़ाकार आकृति के इस बैक्टीरिया में एरोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है तथा यह एंडोस्पोर्स या अंतःस्पोर्स का निर्माण नहीं करता। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम बैक्टीरिया के इन सभी लक्षणों को और अधिक विस्तार से जानेंगे। अब हम बात करते हैं कि कौन से लक्षणों के द्वारा इस रोग की पहचान की जा सकती है। सिट्रस कैंकर रोग नींबू के पौधे के सभी वायवीय भागों को इक्वली अफेक्ट करता है, परंतु पत्तियां, ट्विग्स, तने के भाग तथा फ्रूट्स इस रोग के प्रति ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं। इस रोग के अंतर्गत सर्वप्रथम छोटे, राउंड, भूरे रंग के पारदर्शी से स्पॉट्स उत्पन्न होने शुरू होते हैं। धीरे धीरे ये चकत्ते या स्पॉट्स कैंकर के रूप में या नासूर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। प्रारंभ में लाइट ब्राउन कलर के होते हैं, लेकिन बाद में यह डार्क ब्राउन कलर के हो जाते हैं। पत्तियों पर डार्क ब्राउन कलर के कैंकर्स के चारों तरफ एक पीले रंग का प्रभामंडल भी नजर आता है, जिसे कि येलो हैलो के नाम से जाना जाता है। देखिए, इस चित्र में आपको यह येलो हैलो कितना स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। बीच में ब्राउन कलर के स्पॉट्स तथा चारों तरफ येलो हैलो नजर आ रहा है। ब्राउन स्पॉट्स में बैक्टीरिया अत्यधिक संख्या में पाए जाते हैं, जबकि येलो हैलो में माना जाता है कि बैक्टीरिया की संख्या न के बराबर ही होती है। यहाँ पर आपको इस रोग से प्रभावित पादप के विभिन्न भाग नजर आ रहे हैं। पत्ती, तना तथा फल सभी पर आपको इस बैक्टीरियल डिजीज के कारण पाए जाने वाली कॉर्की आउटग्रोथ इस प्रकार नजर आ रही है। इस रोग के सिम्टम्स में एडवांस्ड स्टेज में हम देखते हैं कि यह कॉर्की कैंकर लाइक स्ट्रक्चर लोअर सरफेस से धीरे धीरे अपर सरफेस तक भी पहुंच जाती है तथा पत्ती की दोनों सरफेस कैंकरस आउटग्रोथ दर्शाने लगती हैं। इसी तरीके से पीटियोल तथा मिडरिप पर भी स्पॉट्स बन जाते हैं डार्क ब्राउन कलर के, जो कि इनके प्री मैच्योर डिफोलिएशन का कारण बनते हैं। पत्तियां भी झड़ जाती हैं तथा फल भी झड़ जाते हैं। यद्यपि फल में केवल छिलकों पर ही यह स्पॉट्स बनते हैं, फल का गूदा प्रभावित नहीं होता, परंतु इस रोग के कारण फल प्री मैच्योर अवस्था में ही झड़ जाते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं नींबू के फल में तथा नींबू की पत्ती दोनों ही स्थितियों में आपको कॉर्की आउटग्रोथ तथा कैंकर्स नजर आ रहे हैं, जो कि बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले रोगों का प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब हम बात करते हैं डिजीज साइकिल की। रोग कारक के रूप में पाए जाने वाले स्यूडोमोनास बैक्टीरिया का प्राथमिक इनोक्यूलम
इन्फेक्टेड प्लांट्स की या डिजीज्ड प्लांट की लीव्स और ट्विग्स में रहता है और यही मुख्य इनोक्युलम सोर्स के रूप में कार्य करता है। पैथोजन होस्ट के अंदर या तो घावों के जरिए या नेचुरल ओपनिंग्स जैसे स्टोमेटा इत्यादि के द्वारा प्रवेश करता है। प्रवेश करने के पश्चात यह इंटरसेल्युलर स्पेसेस में ग्रो करने लग जाता है। बैक्टीरिया मिडल लैमेला को डिसॉल्व कर देता है तथा कॉर्टेक्स में एस्टैब्लिश हो जाता है और यहीं पर एस्टैब्लिश होकर कैंकरस आउटग्रोथ या नासूर का निर्माण करता है, जो कि हमें रफ ब्राउन स्पॉट्स के रूप में एरियल भागों में या वायवीय भागों में नजर आते हैं। इस चित्र के द्वारा आप डिजीज साइकिल देख सकते हैं। डिजीज साइकिल में बताया गया है कि किस प्रकार से जो इनोक्युलम है वह विभिन्न माध्यमों से होस्ट तक पहुंचता है। होस्ट तक पहुंचने के पश्चात घावों या रंध्रों के द्वारा होस्ट के अंदर प्रवेश कर जाता है। होस्ट के अंदर प्रवेश करके यह धीरे धीरे डेवलप होने लगता है तथा कैंकरस आउटग्रोथ बनाने लगता है। या तो यह सक्रिय अवस्था में रहता है, नहीं तो लंबे समय तक यह सुषुप्तावस्था में या रेस्टिंग स्टेज में भी होस्ट के अंदर रह सकता है। अब इस बैक्टीरिया का स्वस्थ पादप तक पहुंचना कैसे होता है, इसे हम पढ़ते हैं डिसेमिनेशन या रोग के प्रसार में। मुख्यतः रोग कारक यानी बैक्टीरिया विंड, रेन तथा इंसेक्ट्स के द्वारा डिजीज्ड पादप से स्वस्थ पादप तक पहुंचता है। इस डिसेमिनेशन में मानव का भी महत्वपूर्ण रोल होता है। इन्फेक्टेड नर्सरी स्टॉक के द्वारा भी यह डिजीज प्रसारित होती है। माइल्ड टेम्परेचर तथा वेट वेदर इस रोग के लिए सर्वाधिक अनुकूल परिस्थितियों का कार्य करती हैं। इन्फेक्शन 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर के बीच में मैक्सिमम होता है। इन्फेक्शन के पश्चात परपोषी की कार्यकी या फिजियोलॉजी में कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि हेलो रीजन में रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है। हेल्दी टिश्यू के कंपैरिजन में ये क्षेत्र श्वसन दर ज़्यादा दिखाते हैं। इस प्रकार टोटल नाइट्रोजन की मात्रा, टोटल शुगर कंटेंट तथा क्लोरोफिल कंटेंट संक्रमित क्षेत्रों में इन सभी की मात्रा कम हो जाती है। हेलो रीजन में यानी जो आसपास का पीला क्षेत्र है, वहां पर टोटल फिनोलिक कंटेंट की मात्रा काफ़ी अधिक मात्रा में बढ़ जाती है। यह सर्वाइवल यह होस्ट के अंदर ये जो पैथोजन है यह होस्ट के अंदर यानी इन्फेक्टेड लीव्स के अंदर लगभग 6 महीने तक जीवित रह सकता है। इसी प्रकार स्टरलाइज्ड सॉइल में पैथोजन यानी बैक्टीरिया 52 डेज तक सर्वाइव कर सकता है, पर अनस्टरलाइज्ड सॉइल में वायबिलिटी कुछ ही दिनों की लगभग 9 से 17 दिनों की होती है। चूंकि इस रोग के द्वारा नींबू के पौधों को हानि पहुंचती है, फल जल्दी झड़ जाते हैं, अतः इस रोग के नियंत्रण के उपाय करना आवश्यक है। चूंकि यह बैक्टीरियल डिजीज है, अतः इस रोग को प्रसारित होने से रोकने के लिए सर्वप्रथम डिजीज्ड प्लांट को पूरे तरीके से नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि हम देख चुके हैं कि डिजीज्ड प्लांट की पत्तियां अथवा एरियल पार्ट मुख्य इनोक्युलम सोर्स के रूप में कार्य करती हैं। इसी तरीके से नर्सरी स्टॉक में भी यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि डिजीज फ्री प्लांट्स ही पाए जा रहे हैं तथा डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज का ही उपयोग किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त रोगग्रस्त पादप पर बॉडीएक्स मिक्सचर का स्त्रावण भी सहायक सिद्ध होता है, या किसी और कॉपर फंजीसाइड्स को भी छिड़काव किया जा सकता है, जिससे रोग को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। इस बॉडीएक्स मिक्सचर के बारे में हम आगामी वीडियो लेक्चर में और अधिक विस्तार से देखेंगे। इसी तरीके से लगभग 7 kg पर एकड़ के हिसाब से नीम केक को भी स्प्रे किया जा सकता है।
चूंकि यह जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग है, अतः एंटीबायोटिक्स को भी स्प्रे के रूप में यूज किया जा सकता है। स्पेशली स्ट्रेप्टोमाइसिन तथा फाइटोमाइसिन एंटीबायोटिक्स का उपयोग कामयाब सिद्ध होता है। रोगग्रस्त पादपों को क्वारंटाइन माध्यम के द्वारा अलग किया जा सकता है या स्वस्थ पादपों तक पहुंचने से रोका जा सकता है। तो इन सभी उपायों का प्रयोग करते हुए हम सिट्रस कैंकर रोग के द्वारा नींबू वर्गीय पादपों को बचा सकते हैं या उनमें इस रोग का प्रसार रोक सकते हैं। धन्यवाद।